हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ खुशी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। और देखो, जो भी एम्स पीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनलाइन जो काउंसलिंग होता है उसका शेड्यूल जो है आपका अपलोड हो चुका है एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल अपलोड हुआ है, उसके बाद में आपका मतलब काउंसलिंग के लिए जो आपके मेजर डाउट्स रहते हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ अपलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद में आपको आपका जो कंप्लीट प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का वो अपलोड किया गया है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से आपकी चॉइसेस फिल करनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने डिटेल पीडीएफ में अपलोड कर दी है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आपने नहीं देखा है तो आप aimsexams.ac.in पे जाके बीएससी ऑनर्स पे आप देखोगे तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इनको डाउनलोड करके आप केयरफुली रीड कर लो। ठीक है, वैसे आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी एक एक स्टेप आपको बहुत केयरफुली बहुत अच्छे से मतलब हम ये चारों डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और अभी तक फिर ये करने के बाद में हम लोग लाइव प्रोसेस चेक करेंगे जिसके अंदर हम एक कैंडिडेट के लिए नया यूज़र आईडी पासवर्ड सेट करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, चॉइसेस फिल कर रहे होंगे उनको सेट करके लॉगिन करके रख देंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखते रहो आगे वीडियो में। बाकी अगर आपने अभी तक भी ये नहीं देखा है तो ये 4 डॉक्यूमेंट जो है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं इसका टाइमिंग क्या है। ठीक है, बस एक सेकंड, मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, है ना। सीट के लिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड के लिए इंपॉर्टेंट डेट गिवन है, सारी सेकेंड राउंड की भी गिवन है, सब कुछ बताया गया है इसके अंदर। अब देखो, हम सबसे पहले फर्स्ट राउंड का देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट राउंड जो है वो आपका स्टार्ट हो गया था कल 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। ये वाला जो डेट शेड्यूल दिया हुआ है ये वाला है कि 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। वो भी कौन सा टाइम ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, 5 PM। अगर आप 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई के बीच बीच में आपको ये कंप्लीट प्रोसेस करना होगा जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको जाके लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है, अपना नया पासवर्ड जनरेट करना है और फिर अपनी चॉइसेस फिल करनी होंगी जो कि आप इस तरह से कर रहे होंगे। और इसका जो टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का ही टाइम है। ठीक है, इसके बाद में आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आप इतने टाइम में नहीं करते हो तो फिर आपका रह जाएगा। ठीक है, आपको लिया ही नहीं जाएगा काउंसलिंग में, सीधा है। फिर ये देखो, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो कब आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड का, इसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है इस डेट तक। फिर हम देखेंगे आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद में आपको 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में आपको जो भी एम्स अलॉट हुआ है वहां जाके ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और एक आपको ऑनलाइन सीट को अपना फिक्स करना पड़ेगा। ये 2 चीजें हैं, है ना। ये जो 4th वाला है पॉइंट, इसका मतलब है आपको कॉलेज जाके ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवाना है। और ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलोकेटेड सीट, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई है ना, तो उसके बाद में आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बाद उस पर आपका नोटिफिकेशन आता है कि आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपना यूज़र आईडी वगैरह डाल के लॉगिन करने के बाद में आपको आता है वहाँ पे कि आपको ये सीट एक्सेप्ट करनी है, आगे बढ़ना है, ये समझ रहे हो। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करने वाला टाइम कौन सा है, 7 जुलाई अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। ठीक है, और सेम ही टाइम किसके लिए है, आपका जो डीडी सबमिशन, मैं आगे बताऊंगी डीडी सबमिशन क्या है। बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करवाने हैं, ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवानी है कॉलेज में जाके जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे होंगे, वहाँ पे आपका टाइम है 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में आपको जाके करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई भी XYZ कॉलेज अलॉट होता है लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, मान लो फर्स्ट राउंड में मुझे अलॉट हो गया है एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, मुझे एम्स भुवनेश्वर नहीं चाहिए और मुझे सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, तो मैं एम्स भुवनेश्वर को मुझे फर्स्ट राउंड में लेना ही पड़ेगा वो कॉलेज, समझ रहे हो। मुझे फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, तभी मैं सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकती हूँ। आई बात समझ में, है ना। और अगर ऐसा कोई कॉलेज है जो आपको चाहिए ही नहीं, वो तो फिर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालो ही मत। ठीक है, नहीं तो ऑब्वियस बात है अगर अलॉट हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवाने के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपन। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड का शेड्यूल, है ना। सेकंड राउंड का क्या है, सेकंड राउंड में आपको सेम प्रोसेस है। 18 अगस्त जो है उसको सेकंड राउंड का आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, 18 अगस्त को। और 18 अगस्त को ही फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर ऑनलाइन एक्सेप्टेंस और वही सेम चीज़ जो डीडी सबमिशन है, उन दोनों के लिए क्या डेट है, आपको 19 अगस्त से लेकर 25 के बीच में आपको वहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, सबमिट करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। आई बात समझ में, है ना। सिंपली ये आपका कंप्लीट वो दे दिया है इन्होंने कि ये इन डेट्स पे आपकी ये चीज़ें हो रही होंगी, है ना।
ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, इसको बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं 100% आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आप ऐसे फुद्दू डाउट डालोगे तो अलग बात है ना, पर अगर जेन्युइन डाउट होंगे तो पक्का आंसर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत केयरफुली आप अपने आप से कर लोगे, है ना। अब देखो इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट है, द सेकंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, exercising of choices will not be open for second round of seat allocation and choices selected in first round will be considered for second round। समझ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने अपनी चॉइसेस फिल करी, ठीक है, मैंने कोई भी चॉइसेस फिल करी मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पे ये रखा, सेकंड पे ये रखा, अगर मैंने उन चॉइसेस को लॉक कर दिया है, फर्स्ट राउंड में 24 से 28 के बीच में मैं चॉइसेस फिल कर सकती हूँ। मान लो मैंने आज 25 पे ही चॉइसेस फिल कर दी है, लेकिन मुझे उनको रीऑर्डर करना है, तो मैं उनको लॉक नहीं करूँगी, मैं कल जाके उनको चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं आगे प्रोसेस में बता दूंगी आपको, है ना। फिर अगर मैंने चॉइसेस लॉक कर दी है ना, 28 से पहले मैंने चॉइसेस लॉक कर दी, तो वो मेरी चॉइसेस लॉक हो गई है। अगर आपने नहीं करी लॉक और जैसे कि जैसी पड़ी है आपकी चॉइसेस लिखी हुई ऑर्डर, तो वो अपने आप लॉक हो जाएगी, ठीक है, 28 के बाद। और अगर अब आप चाहते हो कि आप अपना चॉइस चेंज करो सेकंड राउंड के लिए, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग जो है वो एक ही टाइम हो रही होगी। समझ में आई बात। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग बार बार नहीं करना है, एक ही बार होगा, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट यही है कि आपको मतलब करना कैसे है, तो उसके लिए आप अपना जो एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाते हो, aimsexams.ac.in, है ना। सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, है ना। इसमें यही बताया गया है कि आपको aimsexams.ac.in वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करना है वहाँ जाके, फिर बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर आपका यूज़र का वो पेज आ जाएगा लॉगिन करने वाला, ठीक है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका IUC कोड, आपका पासवर्ड और जो भी वहाँ पे कैप्चा गिवन होगा उसको फिलअप करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पे गिवन होगा साइड में, है ना, लिंक दी होगी डायरेक्टली काउंसलिंग वाले पेज पे जाने के लिए, तो आप वहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करके अपना पासवर्ड वगैरह सेट करके सारा सिस्टम कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ हम आगे देखेंगे कैसे करना। उसके लिए भी इन्होंने एक प्रॉपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ताकि आप लोग कोई भी एक ब्लंडर ना करो, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना करो। बाकी नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है किसी भी एक कोई क्वेरी पूछने के लिए आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो ना, इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है, अगर आप अभी आपसे कोई कहता है कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी दे दो और मैं कर दूंगा, आपकी काउंसलिंग करवा दूंगा, तो प्लीज़ मत करवाना, ये चीज़ मत करना, प्लीज़ मत करना। इतना भी कोई भयंकर प्रोसेस नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग कर नहीं सकते खुद से, ठीक है। तो आपके पास अगर फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अपने पास वाले किसी भी कंप्यूटर सेंटर से करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना नॉलेज नहीं होगा आपके कॉलेज की प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इंसान से मत करवाओ जिस पे नॉलेज नहीं है, आप खुद से ही कर लो, उससे अच्छा तो बेटर होगा, ठीक है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि किसी और से मत करवाओ, खुद से ही करो। बाकी इसका एक मेजर पॉइंट है कि आपकी जो काउंसलिंग के जो दोनों राउंड्स है, फर्स्ट और सेकंड राउंड, उसमें कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं होगी, ठीक है, एकदम जीरो अमाउंट होगा, टोटली फ्री होगा। आई बात समझ में। तो ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना, जितने का लिस्ट में नाम है, अगर वो लोग चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट करो, प्लीज़ करो काउंसलिंग में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट। बाकी चीज़ों के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करो, है ना। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली, आप एक बार वापस से इन डेट्स को रिवाइज कर लो, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना कर जाओ, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जो कि है रिलेटेड टू आपके जो डाउट्स होंगे काउंसलिंग के डाउट से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड दो मुझे बस। हाँ देखो, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको क्लियरली एक आपका मतलब कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है कि आप किस स्टेप पे कौन सी चीज़ नहीं कर रहे होगे तो आपको क्या चीज़ करना पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं एकदम अच्छे से कंप्लीट प्रोसेस के लिए। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, ठीक है। देख लो क्या प्रोसीजर होने वाला है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फर्स्ट, इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बता देती हूँ। ये पैरा का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स का नाम, जब आपका रिजल्ट आया था एमपीएससी नर्सिंग का, तो 8,500 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट निकली थी, ठीक है, रैंक वाइज लिस्ट थी वो। उसके अंदर जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया है उन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं किया दिया जाएगा काउंसलिंग में, ठीक है। और वो जो 8,500 स्टूडेंट्स जो है वही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे काउंसलिंग के अंदर। आ गई बात समझ में, इतना सा है ना, वैसे यही चीज़ है इसमें, है ना। अब देख लेते हैं हम कंप्लीट प्रोसेस आपको क्या करना है,
क्या करना होगा काउंसलिंग के लिए, है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर, ये वाला पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से देख लो, है ना। आपको इसका मतलब ये है, मैंने पढ़ा कि आपको अपने माई पेज वाला जो सेक्शन है, मैंने वही जो बताया आपको, aimsexams.ac.in, आप अपने गूगल पे जाके लिखोगे तो सबसे ऊपर जो एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आप BSc ऑनर्स नर्सिंग पे क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप प्रोसीड कर जाओगे। वहाँ से आप अपने खुद के यूज़र वाले पेज पे लॉग इन करोगे, रजिस्ट्रेशन ID डालोगे, RUC कोड डालोगे, ठीक है, और अपना पासवर्ड डालोगे, ठीक है। उसको कहते हैं आपका, ये क्या कहते हैं उसको, यूज़र ID वाला सेक्शन, ठीक है। यही वाली चीज़ है, वही आपका माई पेज होगा। इसमें आगे बार बार उसकी बात कर रहे होंगे, तो इसका मतलब यही है जो मैंने अभी बताया, एक लेंथी सा काम, छोटा सा ही है, वो बोलने में लग रहा है, तो आपको वो चीज़ करनी होगी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है BSc नर्सिंग सीट एलोकेशन के लिए, है ना। वी विल अलाउ टू मेक सीट चॉइसेस एंड अरेंज देम इन योर डिज़ायर ऑर्डर, है ना। ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दे लो प्लीज़। इसमें ये बोरिंग रह सकता है वीडियो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते इसका, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट्स को चॉइसेस अपनी फिल करनी है, उनको अपने डिज़ायर ऑर्डर में, मतलब मनचाहे ऑर्डर में आप उनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। और जो आपकी चॉइसेस बनी है उनको आप रीऑर्डर भी कर सकते हो, किस डेट से किस डेट के बीच में, 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में, ठीक है। रीऑर्डर करने का मतलब क्या है, मान लो आज मैंने चॉइस में डाल दिया, फर्स्ट पे दिल्ली डाल दिया, भटिंडा डाल दिया, फिर मैंने थर्ड पे डाल दिया जोधपुर, फोर्थ पे मैंने डाल दिया भुवनेश्वर, मैंने ये 4 कॉलेजेस डाल दी। अब मैंने सोचा अरे यार नहीं, मेरे रैंक में दिल्ली तो मुझे मुश्किल हो रहा है, मैं भटिंडा ऊपर रखती हूँ और मुझे ऋषिकेश मेरे घर के पास है तो मुझे और ऊपर रखना है, ठीक है। तो अगर आप 24 से 28 के बीच में ये चीज़ कर सकते हो, तो आप इसको वापस चेंज भी कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को। जब तक आप अपनी प्रेफरेंस को लॉक नहीं कर रहे होगे तब तक आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई है ना। बस सेकंड पॉइंट में यही कहा गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द पोर्टल विल बी, ये वाला है ना, द पोर्टल विल बी ओपन फॉर डेट, जो आपको इंपॉर्टेंट डेट गिवन है उसी डेट के अंदर अंदर आपके पूरा काम कर रहे होंगे। ये आपको थर्ड पॉइंट में कहा गया है, कुछ इतना खास नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द सीट अलोकेशन विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। अच्छा, सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपका जो सीट अलोकेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पे नहीं होगा, है ना। तभी तो कहते हैं कि काउंसलिंग वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जो आपका सीट अलोकेशन वाला प्रोसेस होगा विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ अ मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट एट द डिजायर पॉइंट ऑफ नंबर 2 में जो बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपका जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जो आपको कॉलेज अलॉट होंगे वो किस बेसिस पे होंगे। फर्स्ट तो आपकी रैंक कितनी है, ठीक है, आपका रिजल्ट कैसा रहा है, इसके बेसिस पे कि अगर हायर रैंक है और ज़्यादा प्रायोरिटी है किसी कॉलेज पे तो उसको वो अपना मतलब दे देंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने अपनी चॉइसेस किस हिसाब से लगाई है, ठीक है। ऐसे भी होता है कि मान लो कोई रैंक 1 या 2 का स्टूडेंट है ना, अंडर 100 जिनकी रैंक है ना, उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एम्स दिल्ली नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं अपने घर के पास रहना, है ना। मान लो आप राजस्थान से हो तो आप एम्स जोधपुर जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू एम्स दिल्ली, है ना। तो आपको उस अकॉर्डिंग अगर आपको सीट मिल रहा होगा तो वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल रहा होगा। ये ऐसे नहीं करेंगे कि अरे यार इसकी तो बहुत अच्छी रैंक है चलो इसको एम्स दिल्ली दे देते, नहीं, आपको चाहिए वही मिलेगा ना। एक तो वो चीज़ हो गई जो चाहिए वो मिलेगा, दूसरा आपके रिजल्ट के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहती हूँ चॉइस फिलिंग बहुत वाइसली करो, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे बाकी पॉइंट्स। ये बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना फोर्थ वाले को, ठीक है। द सीट एलोकेशन इन फर्स्ट राउंड विल बी डन एज पर शेड्यूल स्पेसिफाइड, है ना। फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन कैसे होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, जो कि हमने अभी पिछले शेड्यूल वाले PDF में देखा, ये चीज़ बताई गई है। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड फॉर अ सीट सीट्स इन फर्स्ट राउंड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑन द BSc नर्सिंग पोर्टल वाले पे आपको माई पेज पे लॉग इन करना है। देखो जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड में आपने आपका प्रोसेस, आपको काम क्या करना है, 24 से 28 के बीच में अपना यूज़र मतलब अपना नया पासवर्ड सेट करना है, उसमें अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है। प्रेफरेंसेस डालने के बाद में आपको आगे जाके क्या करना है, जैसे ही मैंने प्रेफरेंस डाला उसके बाद में मेरा रिजल्ट आएगा। फर्स्ट को प्रेफरेंसेस को लॉक करा, उसके बाद में मेरा 1 अगस्त को शायद है ना, 1 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में ऑनलाइन वो जो कहा था ना मैंने एक्सेप्टेंस वाला पोर्टल वो खुलेगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अपने वही यूज़र ID नया वाला पासवर्ड उन सब से लॉगिन करना है। फिर आपके पास ये 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ ऐड ऑन हुई है जो कि ये है 1 लाख रुपये। जो आप पूछोगे अभी क्या है ये मैं बता देती हूँ, थोड़ा एक बार ये देख लेते हैं ना। ऑप्शन 1 है एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ सीट अलोकेशन। मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में मैंने फिल करा मेरी चॉइसेस और मुझे मिल गया है एम्स जोधपुर, ठीक है, मुझे मिल गया है एम्स जोधपुर और मुझे चाहिए भी एम्स जोधपुर ही, तो मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही क्यों करूँगी, सोचो
क्यों करना है? जब मुझे मिल गया, मुझे वही चाहिए तो मैं वो ले लूँगी, नहीं पार्टिसिपेट करूँगी सेकंड राउंड में। तो मैंने वो कॉलेज ले लिया और मैंने फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा चल रहा है, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन, मैंने क्लिक कर दिया कि मैंने ये सीट जो है एक्सेप्ट कर ली है एंड आई डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आई बात समझ में? फर्स्ट वाला पॉइंट हम इस तरह से कर रहे होंगे। सेकेंड वाली चीज़ देखो, ये है कि मान लो मुझे चाहिए तो मुझे एम्स जोधपुर, लेकिन मुझे मिल गया एम्स ऋषिकेश, ठीक है। अब मेरे चांस बनते हैं, मुझे लगता है कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे सेकंड राउंड तक आते आते एम्स जोधपुर मिल जाएगा, है ना। तो मैं प्रायोरिटाइज करूँगी एम्स जोधपुर में जाना। तो मैंने फर्स्ट राउंड में जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मैंने ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया कि मुझे अभी जो एम्स ऋषिकेश मिल गया है, मैंने उसकी सीट तो एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, इसकी सीट मैंने एक्सेप्ट कर ली है और अब मैं आगे एम्स ऋषिकेश के लिए मतलब सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, ताकि मैंने जिन कॉलेजेस को एम्स जोधपुर से ऊपर प्रायोरिटी पे रखा है वो कॉलेज मुझे मिले, ठीक है। आई बात समझ में? अब इस वाले में एक ट्विस्ट है ना। हाँ, इतना समझ में आ गया ना आपको कि आपको सेकंड राउंड में जाना है, फर्स्ट की सीट अपनी बुक करके रखो और सेकंड में जाओ। इसके लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड आई वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट अलोकेशन, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो, अब ये वाली चीज़ एकदम ध्यान से सुनो, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलता है XYZ, है ना, मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए था, है ना, बट अब मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे ऑब्वियसली वो कॉलेज लेना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूँगी। तो मैंने उस कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया। एडमिशन करवाने के बाद में मैंने पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। अभी मुझे मान लो अभी मैं एक XYZ कॉलेज में हूँ और सेकंड राउंड में मैंने जैसे ही पार्टिसिपेट किया तो मुझे एक ABC कॉलेज मिला, है ना। लेकिन अब मुझे ऐसे लगा कि अरे यार, मैं अभी जिस कॉलेज में हूँ वो कॉलेज काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है। या फिर मान लो आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट इसलिए किया है क्योंकि आप कोई और कॉलेज सोच रहे थे कि मुझे ये मिल सकता है और आपको वो ना मिलके कोई और कॉलेज मिल जाए। जैसे कि मान लो मैं अभी एम्स जोधपुर में हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे भटिंडा मिल जाए, है ना, और लेकिन मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद में कोई और दूसरा ही कॉलेज मिल गया क्योंकि मैंने चॉइसेस अच्छे से फिल नहीं की, तो मुझे भुवनेश्वर मिल गया। अब मुझे भुवनेश्वर चाहिए नहीं, समझ रहे हो आप? अब मुझे भुवनेश्वर नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला कॉलेज चाहिए था जो मुझे मिला ही नहीं। तो अब मैं क्या कर रही होंगी, है ना। अब मैं इसको, अगर मुझे भुवनेश्वर जाना ही पड़ेगा, अगर मैं भुवनेश्वर नहीं जाती हूँ और मैं जहाँ हूँ वहीं की सीट रखना चाहती हूँ अपने पास, क्योंकि मैंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी अमाउंट फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर आपको जो सीट मिली है आप उसमें अपग्रेड भी नहीं कर रहे हो, तो आपके वजह से एक सीट खाली गई ना, एक सीट वेस्ट हो गई। उनको उन सीट्स के लिए फिर आगे और राउंड्स करवाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ ना हो, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि या तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गया उसको लॉक कर दो, या फिर नहीं मिला है तो सेकंड राउंड में आपको फिर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ये माइंडसेट बना के रखो, ठीक है। आपका ये नहीं होने वाला है कि आप यही कॉलेज में रहने वाले हो, आपको अपग्रेड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है, अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो, आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उसी में रहते हो, तो आपको 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी अमाउंट फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही है, आगे देखते हैं। ऑप्शंस टू रिफ्यूज़ द अलॉटेड सीट इज़ नॉट अवेलेबल। हाँ, जो सीट मिल गई है फिर बाद में उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे यार ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। वो फिर हो गया, फिक्स हो गया आपका, आपको फिर पहले उसको चॉइस में डालना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ये वाला सीन है इनका कि अगर आपको चाहिए नहीं कोई कॉलेज तो आप चॉइस में डालो ही मत ना। मान लो मंगलगिरी है और मैं हूँ मान लो नॉर्थ साइड की, और मैं मंगलगिरी, पश्चिम बंगाल मतलब कल्याणी, इनमें मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ, मैं जा ही नहीं सकती हूँ, मेरे घर वाले भेजेंगे ही नहीं, तो मुझे वो कॉलेजेस डालने ही नहीं है प्रेफरेंस में, क्योंकि अगर आ गए तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा फिर, समझ रहे हो ना। आपको वो लेना पड़ेगा, एक बार आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा फर्स्ट राउंड की ड्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। अब 7th वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग। अब इसमें लिखा हुआ है एक डिमांड ड्राफ्ट। वापस बार बार 1-1 लाख रुपए का क्यों बात हो रही है भाई, क्यों 1-1 लाख रुपए लेना चाह रहे हैं ये लोग हमसे। ये देखो, ये है एक डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्यों है, मान लो अगर आपको यहाँ नीचे दिए हुए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये, ठीक है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये यहाँ तक है ना, C वाले पॉइंट तक, अगर इतने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास नहीं है ना, इनमें से कोई जैसे मान लो किसी के पास TC नहीं है ना, तो अगर आपके पास TC नहीं है तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल TC नहीं है या फिर कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये इतना अमाउंट देना पड़ेगा कॉलेज वालों को, 1 लाख रुपए, ठीक है, जब तक आप अपना ओरिजिनल DD सर्टिफिकेट नहीं फिल कर पाते हो। ओरिजिनल जो आपका रियल सर्टिफिकेट है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो फिल नहीं करवाते हो, वो नहीं देते हो कॉलेज को लाके, तो उसके लिए आपको एक पेनल्टी अमाउंट DD फिल करना पड़ेगा, जो कि डिमांड ड्राफ्ट होता है। अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर अपना रियल डॉक्यूमेंट उनको जाके दे देते हो तो आपको आपका DD जो है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपने 1 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे। आई बात समझ में?
यही है सिंपल सी चीज़। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इस पर तो मैंने एक पर्टिकुलर पहले जो वीडियोस बनाई थी उनमें भी बताया था, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना आप। एडमिट कार्ड इशू बाय एम्स, एडमिट कार्ड आपका, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करवाया था ना एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, है ना, जब एग्जाम के लिए, वो वाली रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर किसी के पास नहीं है रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप जब यूज़र वाले वो माई पेज के ऊपर लॉगिन करोगे तो आप वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। वही है रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद में आपका जो ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर बाद में आएगा, जब जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद में आपको ऑफर लेटर आएगा सीट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सीट अलोकेशन लेटर, ये भी आपको जैसे ही सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद में आएगा, है ना। फिर हम देखते हैं, ये है आपका 12th की मार्कशीट, ये वाली, और ये दोनों चीज़ें आपकी 12th की मार्कशीट को ही बताता है कि आपने 12th क्लास जो है वो इतने इतने मार्क्स से पास किया है। पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस बोर्ड से पास किया है, तो इन दोनों का प्रूफ जो है आपकी 12th की मार्कशीट में होगा, ठीक है। इसके अलावा एक है आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट रखनी है साथ में, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12th क्लास का नहीं होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने 12th क्लास की है तो उसके बाद में आपको आपका स्कूल जो है वो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा केस है जो स्टूडेंट्स ने, मतलब मान लो मैंने कोई बीएससी का कोर्स परस्यू करने लग गई मैं, इसके साथ साथ मेरा पार्शियल ड्रॉप था, है ना, तो मैं कुछ और करने लग गई, तो मेरा टीसी वहाँ पे होगा, कॉलेज में होगा, तो कॉलेज से आपको टीसी लेना है, टीसी के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है, ठीक है। वो कॉलेज वाले आपको बना के देंगे, आपको अपना निकलवा लेना है वहाँ से और फिर बाद में यहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है। वही वाली चीज़ है। आगे देखते हैं एक बार। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जो आपकी इशू डेट है उसके अंदर का, ठीक है। आगे बात समझ में है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ही है इशू डेट वाला इशू, वाह। और एससी एसटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है ये चीज़, वो कौन सी भी डेट का ले जा सकते हैं, बस उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत छूट मिल गई इन लोगों को, है ना। अब देखो, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको क्या करना है, ऑथराइज मेडिकल बुक। अच्छा, आपका भी एक सर्टिफिकेट होता है, पीडब्ल्यूबीडी वाला सर्टिफिकेट होता है, आपको वो लेके जाना है वहाँ पे, है ना। बस यही वाली चीज़ है जो आप अपना रख रहे हो पॉइंट कि मुझे इस वजह से रिजर्वेशन मिला, तो आपको वो सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, टीसी होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट वो वहाँ पे लाइव प्रूफ मांगते हैं आपसे, ठीक है। ये है सारी चीज़ें। अब ये देखो आगे एक और आ गया, वापस से 1 लाख रुपए मांग रहा है भाई। ये वही डिमांड ड्राफ्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एक बार हम डिमांड ड्राफ्ट वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको क्या चीज़ करनी होगी, ठीक है। एक बार पढ़ लो इसको ध्यान से। कैंडिडेट्स अवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इन फर्स्ट राउंड मस्ट शो द वैलिड प्रूफ ऑफ देयर क्लेम फॉर रिजर्व्ड सीट at allocated aims when they are depositing original certificate demand draft of rupees 1 lakh. In case they do not possess a valid certificate, then their claim for the reserved seat allocated first will be nullified and they will be eligible to appear in second round as you are. अगर मतलब इसका मतलब ये है, मान लो मेरे पास ओबीसी, मैं मान लो एक ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट हूँ, है ना, तो मुझे ओबीसी का मेरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मेरे पास मेरा ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ना, नहीं है, मैंने मान लो फर्स्ट राउंड में रिजर्वेशन से करवा लिया, गलती से मेरा हो गया रिजर्वेशन वाले उससे, और मैं वहाँ जाके उन्होंने मेरे से कास्ट सर्टिफिकेट मांगा, मेरे पास है ही नहीं, तो मेरा जो सेकंड राउंड में, फिर मुझे फर्स्ट राउंड की तो सीट जो दी गई है वहाँ से हटा दिया जाएगा, और सेकंड राउंड में मुझे किस कैटेगरी से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से। ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। वही बाकी डीडी के बारे में बताया गया है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है ना। और ये 9th पॉइंट जो है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये उनका काउंसलिंग वालों का काम है, आपको इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑल द डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग, ये भी कुछ खास नहीं है। बाकी देखो ये सब चीज़ें हो गई, जो सेकंड राउंड है वो फर्स्ट राउंड के एंड में, मतलब जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा वैसे ही आपका सेकंड राउंड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया इस डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने देखी। फर्स्ट है एक तो जो आपने सेकंड ये वाला ध्यान देना है ना, ये 2 चीज़ों पर ध्यान देना। ये वाला ऑप्शन 2 जो है इसको ध्यान से पढ़ लो। अगर आप फर्स्ट राउंड में, इसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, है ना। अगर मान लो आपको फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद में कोई सीट मिल गई है तो आपको वो ले लेनी है ना। अगर आपको चाहिए तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि एक्सेप्ट करना है और आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। मतलब फ्रीज और फ्लोट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, कि मैं जिस सीट पे हूँ मुझे वो फ्रीज कर देनी है। फ्लोट का मतलब है मैं जिस सीट पे हूँ मैंने वो सिक्योर कर लिया, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे पार्टिसिपेट करना है राउंड्स में। लेकिन अगर आपने आगे राउंड में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको आगे राउंड में कॉलेज मिल गया और आपने अपग्रेड नहीं किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके कॉलेज मिल गया, अपग्रेड नहीं किया, तो आपको 1 लाख रुपए का पेनल्टी अमाउंट भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक सीट खराब की है एक बच्चे की, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, है ना। तो फिर आप अपग्रेड करो, फिर इसके लिए तैयार हो, है ना। बस ये वाली चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। और इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने हैं कौन से, बाकी एक डीडी के बारे में समझ लेना है, ठीक है। अब एक और डॉक्यूमेंट हम रीड करेंगे जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही होंगी। वो तो बहुत 5 मिनट का काम है, बहुत ईजी है ना, पर छोड़ो मत प्लीज़, एक भी पॉइंट मत छोड़ो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, है ना। कुछ भी मिस कर जाओगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है छोटे से पॉइंट की वजह से।
चलो एक और डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा होगा, है ना। वो तो आपको डिटेल में बताया गया है कि पूरे राउंड्स के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसमें आपका सिर्फ फर्स्ट राउंड के बारे में बताया गया है। इसमें वही है, लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो फिल करेंगे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल माई पेज पे जाके, ये वो करेंगे, जो कि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखा दूँगी, है ना। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है बीएससी ऑनर्स सीट अलोकेशन के लिए। इसका मतलब आपको अपने माय पेज वाला जो सेक्शन मैंने बताया उस पर जाके सारे यूज़र आईडी और सब कुछ डाल के लॉगिन करके उसको आपको एम्स वाले सीट अलोकेशन वाले साइट पे जाना है, ठीक है। चॉइसेस फिल करनी है, उन चॉइसेस को फिक्स करना है ना। क्या है, लिंक टू द पोर्टल एक्टिवेट ऑन द माई पेज के ऊपर आपका लिंक होगा, है ना, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, चॉइसेस फिल करनी है। उसके बाद में लॉग इन एंड मेक चॉइसेस फॉर फर्स्ट राउंड के लिए चॉइसेस बनानी है आपको, वहाँ पे लॉग इन करना है। इतनी चीज़ समझ आ रही है, सिंपली आ रही है। आगे आपको क्या कर देना है, सबमिट करना है, लॉक करना है चॉइसेस, और उसके बाद में आपका क्या आएगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। सिंपल, जो हमने पीछे वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया वही प्रोसेस है ना। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको इसमें बता दूँगी, है ना। आपको इसमें बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, लाइव प्रोसेस दिखाऊंगी, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आगे देखो, बाकी आपको ऐड चॉइस करना है, ये वाला देखो। एक बार एक चीज़ इसमें ये कहना चाह रहा है, अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, प्लीज़ ध्यान से सुनो। बोर हो रहे होंगे 2x पे देख लो, पर ये चीज़ ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ भी चीज़ मिस करोगे तो कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे। 24 से लेके आपका 28 के बीच में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने जो कॉलेज की जो चॉइसेस है उनको रीऑर्डर कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें आप कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन आप कब रीऑर्डर कर सकते हो, अगर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया है, सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दिया है, तो आप रीऑर्डर नहीं कर सकते वापस, तो वो आपकी चॉइसेस सबमिट हो गई है। अगर आपने सबमिट या लॉक पे क्लिक नहीं किया है, तो आप मान लो मैंने आज मेरी कोई चॉइसेस भरी, मेरा कल दिमाग घूम गया और मुझे लगता है यार ये वाला नहीं, मेरे को तो ये वाला कॉलेज चाहिए, तो मैंने कल जाके फर्स्ट पे वो वाली प्रायोरिटी रखती है ना, तो मैं कल वो चीज़ कर सकती हूँ। 24 जुलाई से लेके 28 के बीच में मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन आप तब नहीं कर सकते अगर आपने उसको लॉक कर दिया है अपनी चॉइसेस को, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना है बस, है ना। एक बार आपकी चॉइस सबमिट और ये वाला जो पॉइंट है सबमिट और लॉकिंग चॉइसेस, एक बार अगर आपने सबमिट और लॉकिंग चॉइसेस पे क्लिक कर दिया है तो वो आपका सबमिट हो ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो, सबमिट और लॉक पे क्लिक कर दिया है तो सबमिट होगा ही होगा, फिर बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको चेंज कर दो जाके, ठीक है। तो सबमिट और लॉक पे क्लिक करने से पहले आपको रीऑर्डर कर लेना है अच्छे से सोच समझ के, ठीक है। और दूसरा बात ये, मान लो किसी ने 24 से 28 के बीच में सिर्फ वो सबमिट ही करे जा रहा है ना, मतलब सबमिट नहीं किया उसने, सिर्फ वो रीऑर्डर करे जा रहा है, फिर लास्ट में आते आते आपने रीऑर्डर कर दिया, लेकिन आप सबमिट और लॉक पे क्लिक करना भूल गए, तो क्या, तो आपने जो सबसे लास्ट में जो वाला ऑर्डर लगाया है ना, वो आपका अपने आप उस डेट पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है ना, सॉरी एक सेकेंड। बाकी क्या है, विविंग एंड प्रिंटिंग द चॉइसेस, अच्छा हाँ, आपको वो अपना आप देख सकते हो वहाँ पे आपने जो चॉइस फिल की है वो आप इजीली वहाँ पे जाके लॉगिन करके देख सकते हो, और आपको उसको प्रिंट करके भी रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको आगे वो काम आए, है ना, अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए उसका तो। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये इन्होंने अपना ईमेल दे रखा है, आप इसके ऊपर क्या कर दो, मेल कर दो ये वाले ईमेल के ऊपर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट इतना ही था, हमने रीड किया बहुत ही अच्छे से, हमें सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई, ठीक है। इसमें बस ये चॉइसेस वाला सिस्टम है जो कि मैंने आपको बताया है ना। देखो अब हमने मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए, एक है जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर्स है ना, कि यार तुम्हारे जो मोस्ट कॉमन डाउट्स होते हैं वो है रिलेटेड टू काउंसलिंग, वो वाला डॉक्यूमेंट जो है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊंगी। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट रीड नहीं करवाऊंगी, उसमें मैं पहले आपको एक लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरह से अपना लॉगिन करना है और किस तरह से चॉइसेस फिल करनी है, पूरा लाइव प्रोसेस दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे और आप उसी तरह से अपना खुद का कर दो, ठीक है। चॉइस फिलिंग के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, है ना, जो कि आप देख लेना, और उसके बाद में आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अभी तक काउंसलिंग के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी अपडेट्स हैं सारे है इस वीडियो में, आप इसको ध्यान से सुने हो तो बहुत सही है आपके लिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। बाकी चीज़ें भी जल्दी से पता लग जाएंगी। कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर काउंसलिंग यू कैन आस्क मी ऑन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर फुद्दू डाउट होगा तो ऑब्वियसली नहीं करूँगी, सच कह रही हूँ, है ना। और जेन्युइन डाउट होंगे तो पक्का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है ना। थोड़ा आराम से करो, किसी को यहाँ वहाँ पैसे मत दो प्लीज़, पूरा फ्री प्रोसेस है, तो आप अपने हिसाब से करो ना, अपने अकॉर्डिंग करो, इतना भी कुछ टफ नहीं है ना। ज़रूरी है लेकिन टफ नहीं है, ये चीज़ समझ जाओ, ठीक है। बस बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मतलब आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कमेंट वगैरह कर दो, है ना। बाकी पक्का मैं अभी थोड़े ही देर के अंदर आपका जो वो वाला वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी, जो कंप्लीट प्रोसेस है आपको किस तरह से करना है लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।